ज्यादा अच्छी है कि आपको इस एनिमे से प्यार हो जाएगा अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखोगे तो। सोचो अगर आप एक ऐसे वर्ल्ड में भेज दिए जाए जहाँ पर मैजिक ही सब कुछ हो। बचपन से ही बच्चों को मैजिक स्कूल में भेजा जाता हो जहाँ पर वो मैजिक के बारे में सीख सके, लेकिन हमारे मेन कैरेक्टर में बहुत ज्यादा पावर होती है, फिर भी लोग उसे कमजोर समझते हैं। तो कहानी के स्टार्टिंग में हम अपने मेन कैरेक्टर मथायस को देखते हैं। वो अभी टाउन की तरफ जा रहा होता है क्योंकि टाउन के मैजिक स्कूल में एक एग्जाम होने वाला है जिसमें उन्हें सिलेक्ट किया जाएगा। और तभी रास्ते में मथायस को किसी 20% महसूस होती है। वो बिल्कुल ठीक सोच रहा था क्योंकि एकदम से वहाँ पर एक टाइगर बीस्ट आ जाता है। मथायस उस बीस्ट को बहुत आसानी से हरा देता है और बाद में हम देखते हैं कि वो टाउन में पहुंच जाते हैं एक वेपन की शॉप में, जहाँ उसकी मुलाकात अल्मा नाम की एक लड़की से होती है। वो शॉप के ओनर से उसकी ठीक तलवार को मांग रही होती है। असल में ठीक तलवार मोटी तलवार होती है जिससे जल्दी से किसी को भी हराया जा सकता है, लेकिन उसे नॉर्मल तलवार नहीं चाहिए थी। उसे चाहिए थी कि तलवार के साथ उसके ऊपर मैजिक स्पेल भी हो। लेकिन फिर शॉप ओनर कहता है कि वो उसे अपनी तलवार नहीं दे सकता क्योंकि स्पेल लगाने में टाइम लगता है, लेकिन उसे तलवार अभी चाहिए थी क्योंकि एग्जाम आज ही है। तभी मथायस आगे आता है और उसे बोलता है मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। लेकिन जैसी शॉप ओनर उसके हाथ पर बने हुए निशान को देखता है वो उससे कहता है तुमसे नहीं हो पाएगा क्योंकि तुम्हें बहुत ही कमजोर मैजिशियन हो। लेकिन फिर भी अल्मा मान जाती है क्योंकि उसके पास और कोई रास्ता नहीं होता है, इसलिए वो उसकी हेल्प ले लेती है। उस दौरान लूरी की एंट्री होती है। ये अल्मा की फ्रेंड होती है। यहाँ पर मथायस लूरी को देखते ही उसके प्यार में गिर जाता है और सेम ही हाल लूरी का भी होता है। उन दोनों को एक ही सेकंड में प्यार हो जाता है। काश मुझे भी कोई ऐसी लड़की मिल जाती। अरे एनीवे स्टोरी पर वापसी आते हैं। फिर मथायस उस तलवार के ऊपर एक मैजिक स्पेल को यूज करता है जिसके बाद फाइनली उस तलवार को क्रिएट कर देता है विद मैजिक स्पेल। जब लूरी उस तलवार को उठाती है तो वो गलती से उसे टेबल पर लगा देती है जिसकी वजह से वो टेबल बीच में से कट जाती है। वो शॉप ओनर भी ये देखकर हैरान रह जाता है कि मथायस अभी बहुत ही कम एज का है और उसके पास इतनी ज्यादा पावरफुल शक्ति है। उसने तो मेरे 30 साल का एक्सपीरियंस तक खराब कर दिया। मैं तो इतनी पावरफुल स्पेल लगा नहीं सकता हूँ किसी तलवार पर। और फिर शॉप ओनर उसे कहता है तुम बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड हो, तुम्हें एक एन्चेंटर बन जाना चाहिए। जिसको नहीं पता एन्चेंटर वो होता है जो अपनी पावर का यूज करके किसी भी वेपन में अपनी पावर ट्रांसफर कर सकता है, मतलब एक तरह का जादूगर। मथायस ये सुनकर बहुत ज्यादा खुश होता है लेकिन वो कुछ नहीं बोलता है। फिर अब हम देखते हैं कि मथायस और उसके फ्रेंड मैजिक स्कूल आ जाते हैं टेस्ट देने के लिए। अब सबसे पहली फाइट लूरी की होने वाली थी एक नाइट के साथ, एक तलवारबाजी फाइट। लूरी वो मैजिक स्पेल वाली तलवार यूज करती है जिसकी वजह से उस नाइट की तलवार को बीच में से काट देती है और बहुत ही जल्दी से इस टेस्ट को पास कर लेती है। और उसके बाद मथायस की बारी आती है। मथायस की फाइट गिल नाम के एक नाइट से हो रही होती है जो कि नाइट्स का लीडर होता है। वो नाइट्स कहता है मैंने तुम्हारे बारे में सुना है और मैंने ये भी सुना है कि जो तुम्हारे हाथ पर मार्क है वो इस दुनिया का सबसे कमजोर मार्क है। तुम्हें इस एग्जाम को देने के लिए नहीं आना चाहिए था। लेकिन मथायस उसकी बातों को इग्नोर करके कुछ नहीं बोलता है और फाइट को शुरू कर देता है और उसने गिल को बहुत ही कम टाइम में हरा दिया था। हालांकि मथायस ने कोई भी मैजिक स्पेल का यूज नहीं किया था और इसी वजह से वो नाइट भी बहुत ज्यादा हैरान था। और इस तरफ हम देखते हैं कि अल्मा और लूरी मथायस के जीतने पर बहुत ज्यादा खुश होती है। अब अगला टेस्ट मैजिक का होना था। उन सबके सामने एक टारगेट लगा दिया जाता है और उन सबको अपने मैजिक स्पेल से उस टारगेट को हिट करना था। और अब सबकी बारी आ जाती है और हम लूरी को देखते हैं और उसके मार्क को भी देखते हैं जो कि होता है क्लस्टर ऑफ ग्लोरी, और उसी पावर से उसने अपने टारगेट को हिट कर दिया था। हालांकि उसे अपनी पावर को अभी अच्छी तरह से यूज करना नहीं आता है। यह मथायस सोच रहा होता है यहाँ सभी नॉर्मल स्पेल का यूज कर रहे हैं, मुझे किस स्पेल का यूज करना चाहिए। मथायस जानता था उसके हाथ पर जो मार्क है वो बहुत ज्यादा पावरफुल नहीं है, वो ज्यादा मैजिक पावर जनरेट नहीं कर सकता है क्योंकि वो इस दुनिया का सबसे कमजोर मार्क है। लेकिन फिर मथायस आगे बढ़ता है और वर्ड लेस मैजिक का यूज करता है, जो देखने के बाद वहाँ पे खड़ा हुआ एग्जामिनर और बाकी नाइट बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि उन्हें वर्ल्ड लेस मैजिक के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज थी। वैसे इस स्पेल के बाद वहाँ पे जो जगह थी वो तबाह हो चुकी थी। हालांकि मथायस पास हो जाता है। फिर हम देखते हैं जो स्टूडेंट पास हो चुके हैं उनसे मिलने के लिए वहाँ पर प्रिंसिपल एडवर्ड आते हैं। वो सभी की तारीफ करते हैं और सभी को आगे अच्छा करने के लिए ऑल द बेस्ट बोलते हैं। बाद में मैथिस को एडवर्ड अपने ऑफिस में बुलाते हैं। मैथिस वहाँ पर जाते टाइम थोड़ा सा घबरा रहा था क्योंकि उसने वर्ल्ड लेस मैजिक का यूज करके पूरे ग्राउंड को ही डिस्ट्रॉय कर दिया था। शायद उसे लग रहा था कि वो गुस्सा करेंगे, लेकिन जब वो वहाँ ऑफिस में पहुंचता है एडवर्ड उसकी तारीफ करने लगते हैं और वो बोलते हैं उसने उसे इसलिए बुलाया कि वो चाहते हैं कि वो उनको और उनके बाकी टीचर को वर्ल्ड लेस मैजिक सिखाए। फिर यहाँ पर हमें जानने को मिलता है कि प्रिंसिपल एडवर्ड कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है। उसके पास दो स्कूल है, एक स्कूल में नोवेल पढ़ाते हैं और दूसरे स्कूल में वो खुद वैसे नोवेल वर्ल्ड लेस मैजिक को बहुत ही कमजोर मैजिक मानते हैं, इसलिए उन्होंने उसे बैन कर रखा है। लेकिन एडवर्ड चाहते हैं कि यहाँ के स्टूडेंट वर्ल्ड लेस मैजिक को सीखे क्योंकि एडवर्ड को पता है वर्ल्ड लेस मैजिक बहुत ही काम की चीज है। फिर बाकी टीचर जो वहाँ पर खड़े हुए थे वो मथायस से पूछते हैं कि वो एडवर्ड की हेल्प करेंगे। इसमें मथायस कहता है ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अब इनकी पहली मैजिक क्लास होती है। इस दौरान टीचर मथायस को वहाँ लेकर आते हैं और वो बताते हैं कि अब वो सबको वर्ल्ड लेस मैजिक सिखाएगा। सभी हैरान थे क्योंकि मथायस उन्हीं की एज का स्टूडेंट था। मथायस उन सबको टारगेट हिट करके दिखाता है। उसने एक ही टाइम पर तीनों टारगेट को हिट
कर दिया था। यहाँ पर दूसरे टीचर भी सामने आते हैं, उन्हें अच्छे से वर्ल्डलेस मैजिक तो नहीं आता था, लेकिन वो बताते हैं कि उन्हें थोड़ा थोड़ा आता है। और इसके बाद सभी स्टूडेंट उसकी कोशिश करने लगे थे। वहाँ पर लूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके पास बिल्कुल भी एनर्जी नहीं थी, जिसकी वजह से वो स्पेल कास्ट नहीं कर पा रही थी। और मैथिस यहाँ पर सोच रहा होता है कि आखिर इस दुनिया ने वर्ल्डलेस मैजिक को छोड़ क्यों दिया। हालांकि तभी वो लूरी की तरफ देखता है, उसके पास आकर उसे अपनी थोड़ी सी एनर्जी दे देता है। एनर्जी मिलने के बाद लूरी भी वर्ल्डलेस मैजिक का यूज कर पा रही थी। इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और हम देखते हैं कि करीब एक मंथ बाद दोनों स्कूल के बीच एक टूर्नामेंट होने वाला है। इस टूर्नामेंट के दौरान जब मिथिस की फाइट होने वाली थी और बैटल अरीना के अंदर सामने वाले नोल को देखता है और उसकी एनर्जी को फील करता है, उसे ये एनर्जी खुद से भी ज्यादा लग रही थी। जब मिथिस वहाँ से नीचे फाइट करने जा रहा होता है, तब उसे एक चीज का पता लगता है कि अभी तक ह्यूमन डीमन से जीते नहीं है, क्योंकि वो समझ गया था उसके सामने जो लड़का है वो असल में एक डीमन है और बस इंसान बनकर आया हुआ है। वहाँ दूसरी तरफ जो उनकी मैजिक एकेडमी है जिसमें नोवेल पढ़ाते हैं, वहाँ के टीचर मिथिस का मजाक बना रहे थे और कह रहे थे कि वो बहुत ही जल्दी हार जाएगा। लेकिन अब फाइट शुरू होती है, जहाँ पर मिथिस ट्राई कर रहा था कि वो उस डीमन को गुस्सा दिलाए कि वो अपने असली रूप में आ जाए। मिथिस यहाँ पर वर्ल्डलेस मैजिक का भी यूज करता है। वो डीमन मिथिस को हरा नहीं पा रहा था, इसलिए वो गुस्से में डीमन में बदल जाता है। ये चीज वो खुद भी समझ नहीं पा रहा था, लेकिन जैसे वो खुद को देखता है वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है, क्योंकि डीमन इंसान के सामने नहीं आना चाहते हैं। वो वहाँ से उड़ के जाने ही वाला था, इतने में मिथिस उस पर हमला करके उसे जान से मार देता है। फिर इसके बाद हमें बहुत पहले का सीन दिखाया जाता है, जिसमें एक आदमी बहुत ही पावरफुल मैजिक को कास्ट कर रहा था। ये रिकॉग्निशन स्पेल था और ये वो मिथिस के लिए कास्ट कर रहा था, जिससे हजारों साल बाद फिर से मिथिस रिबॉर्न होता है। फिर हम वापस आते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं मिथिस के दोस्त उससे बहुत ज्यादा खुश थे, क्योंकि उसने उस डीमन को हरा दिया था। थोड़ी देर बाद मिथिस को किंग से मिलने को ले जाते हैं, क्योंकि किंग को मिथिस की तारीफ करनी थी। वो इसलिए तारीफ कर रहे थे क्योंकि एक डीमन को मारे हुए उन्हें बहुत साल हो गए थे, क्योंकि डीमन कभी भी किसी के सामने नहीं आते हैं, इसलिए उनका पता लगाना लगभग नामुमकिन के बराबर है। मिथिस को इसके लिए एक इनाम भी मिलने वाला था। वो कहते हैं मैं तुम्हारे लिए कुछ जमीन नाम कर देता हूँ, लेकिन मिथिस को जमीन नहीं चाहिए थी, क्योंकि उसे इस सीरीज में फार्मर नहीं बनना था। वो किंग कहता है ठीक है, फिर मैं तुम्हें एक तलवार दे देता हूँ, शायद वो तुम्हारे काम आ जाए। लेकिन मिथिस कहता है मुझे वो तलवार भी नहीं चाहिए। अब किंग परेशान होकर उससे ही पूछते हैं तो बताओ तुम्हें क्या चाहिए। वो कहता है उसे परमिशन चाहिए डंजन में जाने की, और वो बोलता है वहाँ जो भी मिलेगा वो मैं खुद रखना चाहता हूँ। मिथिस को पता था डंजन में मुझे कुछ ऐसी चीजें मिल सकती हैं जो कि मुझे चाहिए। वहाँ पर किंग बोलता है ठीक है मैं तुम्हें परमिशन दे सकता हूँ। हालांकि किंग डीमन के बारे में भी बात कर रहे थे। डीमन इस तरह से बहुत सालों से इंसानों को परेशान कर रहे हैं। मिथिस ये बात ऑलरेडी जानता था। वो कहता है आपने ये चीज नोटिस नहीं की होगी, ये डीमन अब हम पर हमला नहीं करते, ये हमारे बीच छुप कर रहते हैं और हमको अंदर से खोखला करने की कोशिश करते हैं। तो क्यों ना हम एक बैरियर बना लें जिससे वो डीमन यहाँ आ ना सके, और अंदर के डीमन का जैसे ही हमें पता चलेगा हम उन्हें खत्म कर देंगे। किंग को ये बात थोड़ी सी सही लगती है, इसलिए वो उसे अपने मैजिक रूम की तरफ भेजते हैं, जहाँ पर बहुत सारे मैजिक आइटम रखे होते हैं। मिथिस उसमें से कुछ भी आइटम ले सकता है और साथ ही बता सकता है कि किस तरह से बैरियर बनाना है, क्योंकि किंग से ज्यादा मिथिस इंटेलिजेंट है। मिथिस उस रूम में जाता है जहाँ उसे एक तलवार के अंदर से बहुत ही ज्यादा एनर्जी निकलती हुई फील होती है। अब वो उसे देखते ही पहचान लेता है कि ये तलवार वही है जो कि उसकी पिछली लाइफ में उसे दिखी थी। वो जानता है कि ये बहुत ही ज्यादा ताकतवर है और वो उसे रख लेता है। साथ ही उसे कुछ ऐसे आइटम भी दिखते हैं जो उसे अपनी पिछली लाइफ में दिख चुके थे। फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि मिथिस अपने स्कूल में था, जहाँ पर वो एक टीचर की तरह सबको वर्ल्डलेस मैजिक सिखा रहा था। वो देखता है कि अब उसके स्टूडेंट बहुत जल्दी जल्दी सीख रहे हैं। हालांकि मिथिस को परमिशन मिल चुकी थी डंजन में जाने की, इसलिए वो सोच रहा था कि वो अकेले जाए या अल्मा और लूरी को साथ लेकर जाए। और जब ये बात वो अल्मा और लूरी से कहता है तो वो थोड़ी सी डर जाती है। मिथिस कहता है उन्हें डरने की जरूरत नहीं है, वो एक ही टाइम पर उन दोनों को संभाल लेगा। वो कहता है अगर उसमें मॉन्स्टर हुए तो फिर उसके बाद मिथिस उन्हें अपने मैजिक का यूज करके एरो चलाकर दिखाता है और बोलता है अगर वो इस चीज में मास्टरी अचीव कर लेते हैं तो उन्हें बस वहाँ पर एक धनुष लेकर जाने की जरूरत होगी, क्योंकि ये मैजिक ही बहुत ज्यादा पावरफुल है। मिथिस उन्हें उसकी पावर दिखाता है, जिसके बाद अल्मा ने सीधा हाँ कह दी थी और फिर लूरा भी मान जाती है वहाँ जाने के लिए। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो तीनों उस डंजन में पहुंच चुके थे, जहाँ पर पहुंचने के बाद मिथिस कहता है मुझे तुम्हें कुछ दिखाना था। असल में वो एक छोटे से मॉन्स्टर की बात कर रहा था। मिथिस उस मॉन्स्टर को ढूंढ कर लेकर आता है और सामने रख देता है। यहाँ पर वो अल्मा से कहता है कि वो अपने एरो का यूज करके उस पर निशाना लगाए, और अल्मा ऐसा ही करती है। मिथिस उसे बता भी रहा था उस बीच जब अल्मा उस एरो को छोड़ती है तो वो एरो उस मॉन्स्टर को नहीं बल्कि घूमते हुए दूसरे मॉन्स्टर को लग जाता है। इसके बाद अल्मा को इतना कॉन्फिडेंट आ जाता है कि वो अकेले ही जाने के लिए रेडी हो जाती है और वो वहाँ से चली जाती है और लूरी और मिथिस को अकेले टाइम मिल जाता है। वो मिथिस से कहती है हम जिस चीज के लिए यहाँ पर आए थे वो हम कर सकते हैं। वैसे वो मैजिक स्पेल के बारे में बात कर रही थी। वो मिथिस से और भी मैजिक स्पेल सीखना चाहती है। मिथिस उसे
समझाता है पहले उसे खुद के वेपन बनाना सीखना होगा और अभी तुम सबके लिए तैयार नहीं हो, इसलिए तुम्हें पहले बेसिक सीखना ज्यादा जरूरी है। इसके बाद मिथिस अपने मैजिक से एक दीवार पर होर कर देता है और उसके बाद उस दीवार में से एक ट्रेजर निकल के आता है। वो बताता है इस डंजन में हर जगह पर ट्रेजर छुपे हुए हैं, यहाँ पर हमें हर एक ट्रेजर को ढूंढना है। और उसी दौरान वो उसे मैजिक की बेसिक के बारे में भी बता रहा था साथ ही साथ, जिसके बाद लोरी बहुत ज्यादा खुश थी। दूसरी तरफ हम मलमा को देखते हैं जहाँ पर वो मॉन्स्टर को इजिली मार दे रही थी, तभी वो सोचती है उसने गड़बड़ कर दी। वो मैथिस और लोरी को अकेले छोड़कर आ गई, पता नहीं वो लोग क्या क्या कर रहे होंगे। यही सोचते हुए वो लौट कर वापसी आती है जहाँ पर वो देखते हैं लोरी तलवार के साथ प्रैक्टिस कर रही थी, मतलब कि वो तलवार बनाना सीख गई है, लेकिन अभी वो उसे अच्छे से नहीं कर पा रही होती है। हालांकि वो इतना तो सीख गई थी कि वो थोड़ा बहुत तलवार बना सकती है, इसलिए उसने अल्मा के लिए भी कुछ बनाया था। अल्मा सोच रही होती है अरे यार पता नहीं मैं इसके बारे में क्या क्या सोच रही थी। इसके बाद हम देखते हैं कि वो आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद उन्हें बहुत सारे मॉन्स्टर आते हुए दिखते हैं, इसलिए वो मिलकर उन पर हमला करते हैं। अल्मा भी इधर अपने अटैक का यूज कर रही थी। फिर हम देखते हैं मिथिस ने जो नेकलेस उठाया था किंग के खजाने से, वो उनकी पावर को डबल स्पीड से इंक्रीज कर रहा था। और फिर यहाँ के जैसे छोटे मोटे मॉन्स्टर खत्म हो जाते हैं तो मिथिस सबसे पहले अल्मा और लोरी की तारीफ करता है और उसके बाद वो वहाँ पर अपने मैजिक से एक बैरियर बनाता है। ये बैरियर थोड़ा सा घर टाइप का लग रहा था। अल्मा और लोरी बहुत खुश होते हैं, वो जानते थे कि वो जिस चीज के लिए वो यहाँ आए हैं शायद वही चीज होने वाली है। लेकिन मिथिस वहाँ से जाने लगता है और वो पूछते हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो मिथिस बताता है कि वो थोड़ा और डीप जाना चाहता है। वो डंजन की बात कर रहा था, वो सबसे ऊपर अकेले ही जा रहा है क्योंकि वहाँ पर बहुत ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर मिल सकते हैं। फिर उसके बाद वहाँ पर पहुँचने के बाद एक ही साथ बहुत सारे मॉन्स्टर दिखते हैं जो कि पहले वाले छोटे मोटे मॉन्स्टर से बहुत ज्यादा पावरफुल थे। मिथिस इन सब पर हमला करना शुरू कर देता है और बहुत ही कम टाइम में उन सबको हरा देता है, जिसके बाद उसे पावरफुल एनर्जी फील होती है जो कि इस डंजन के किंग की थी। वो सीधा वहीं चला जाता है। वहाँ पहुँचने के बाद उसकी मुलाकात एक बड़े से स्नेक बीस्ट से होती है। ये इस डंजन का किंग था। वो किंग मिथिस के ऊपर हमला करना शुरू कर देता है। मिथिस के नॉर्मल अटैक उस पर कोई काम नहीं कर रहे थे, इसलिए मिथिस एकदम से एक मैजिकल क्रिस्टल को डिस्ट्रॉय करता है और उसकी पावर को अपनी तलवार में लेकर उस पर हमला करना शुरू कर देता है। मिथिस की पावरफुल अटैक उस बीस्ट को हरा देती है थोड़े ही टाइम में, जिसके बाद वहाँ पर एक अर्थक्वेक आ जाता है क्योंकि इस डंजन का किंग मारा जा चुका है। और मिथिस के अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल थे, इसलिए वहाँ की कुछ डीमन ने भी मिथिस के अटैकों को फील कर लिया था। जिसके बाद मिथिस वहाँ पर वापसी आ जाता है जहाँ पर उसने अल्मा और लोरी को छोड़ा था। फिर वो उन दोनों को डंजन किंग का सर दिखाता है। अगले सीन में वो वहाँ पहुंच चुके थे जहाँ पर वो डंजन के आइटम ले सकते हैं। वहाँ पर आने के बाद वो बताते हैं कि हमने डंजन किंग को मार दिया है। ये सब सुनने के बाद वहाँ के लोग शॉक्ड हो जाते हैं और वो उनकी बातों पर बिलीव नहीं कर रहे होते हैं। और फिर मिथिस उन सबको डंजन किंग का सर दिखाता है और वो ये देख कर भी हैरान थे कि मिथिस के पास एक स्टोरेज पोर्टल भी है। मिथिस उस स्टोरेज पोर्टल में से एक बड़ा सा स्टोन निकालता है जो कि इतना बड़ा था कि उसे एक नेशनल ट्रेजर भी मिल सकता है। इसलिए वो लड़की हैरान थी और सोच रही थी क्या उनका गिल्ड इतने हाई लेवल ट्रेजर के लिए पे कर पाएगा। और फिर हम देखते हैं मिथिस और उसके दोस्त जब वहाँ से जा रहे होते हैं तो हमें पता चलता है कि उन्हें टोटल 750 कॉइन दिए गए हैं। मिथिस ये गोल्ड कॉइन उन दोनों के साथ भी शेयर करता है जिससे कि वो बाद में उन दोनों को भी डंजन में ले जा सके और जो काम अधूरा रह गया है वो पूरा कर सके। और अब उन्हें यहाँ जाते हुए दो डीमन देख लेते हैं और उनका रास्ता रोक लेते हैं। वो बोलते हैं उन्हें मिथिस के बारे में पता है और उसने उसके एक साथी को खत्म कर दिया था, वो इसलिए मिथिस से बदला लेने के लिए आए हैं। इसके बाद उनकी बहुत खतरनाक फाइट होती है जो कि हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में।